भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। एलईसी पर भारत के कड़े तेवर के बीच भारत के जो तेवर इस वक्त उन्होंने अपनाए हुए हैं एलईसी पर, उससे चीन बौखलाया हुआ है और अब चीन ने एक पैंतरा बदला है, झूठ का सहारा लिया है। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसको बार बार जिक्र हो रहा है, उसने उसमें तरह तरह की बातें लिखी हैं और एक बात यह भी लिखी है कि 1962 का उसने जिक्र करते हुए लिखा है कि जो हालात थे, जो स्थितियां परिस्थितियां देश में थी, अब उनको देखते हुए भारत को और चीन को एक साथ बैठ के बातचीत या कहीं ना सुलह मशवरे का रास्ता अपनाना चाहिए। यानी चीन को लग रहा है कि अब स्थिति वो नहीं है 62 वाली, भारत जवाब देगा तो कड़ाई के साथ जवाब देगा। लेकिन इस बीच खबर यह आई है कि हिंदुस्तान के 10,000 प्रमुख लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं जासूसी का भी एक खतरा हुआ है और चीन उनसे जासूसी करवा रहा है या चीन को उसने उनके डाटा को एनालिसिस किया है। हमारे साथ कुछ लोग आज जुड़ेंगे समय समय पर, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि कितना बड़ा खतरा है, कहां कौन सी चीज चीन का जवाब देने के लिए हम मुस्तैद हैं, तो कहां कौन सी चीज हो रही है जिस पर हमको कड़ी नजर रखने की जरूरत है। इन सब पर बातचीत होगी, नजर रहेगी, हमारे मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन जो हम सबसे पहले यहां पर जिनसे बातचीत, जिनकी खबर है, जिनसे जानकारी के लिए हम जाना चाहते हैं, पी वैद्यनाथन अय्यर, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। हम सीधे उनके पास रुक करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आपकी खबर जिस पर मैं जानना चाहता हूं ये कि जो 10,000 लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं जिन पर नजर रखी जा रही है, ये कितना बड़ा खतरा है और उनके किस किस हिस्से की, कौन सा हिस्सा ऐसा है जिस पर चीन नजर रखे हुए, कौन सा डाटा है जिन पर नजर रखे हुए है। पी वैद्यनाथन अय्यर, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडियन एक्सप्रेस। सर एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। पी वैद्यनाथन अय्यर सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग मी सर? डिस्टर्बेंस के साथ आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है। अच्छा सर, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बात हमारे पास तक आए और ढंग से पहुंचे हमारी आवाज भी। सर हम जानना चाहते हैं कि जो ये खबर है कि 10,000 लोगों के ऊपर चीन ने नजर रखी हुई या डाटा एनालिसिस है या उनके ऊपर जासूसी का है, ये कितनी बड़ी खबर है और इसका किसका खतरे का अगर हम आकलन करें तो ये कितना बड़ा खतरा है? हेलो जी जी जी, आपको आवाज सर हमारी सुनाई पड़ी? जी पी वैद्यनाथन सर, जानना चाहते हैं कितना बड़ा खतरा है ये जो खबर है कि 10,000 लोगों पर नजर रखी जा रही है। आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से आपके पास तक पहुंचने की। सर जो ये खबर है, आवाज आई सर आपको? आवाज आई सर? हाँ आ रही है जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये खतरा कितना बड़ा है जिस खबर की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जिसका आपने भी उल्लेख किया है कि ये कितना बड़ा खतरा है जो 10,000 लोगों के ऊपर जासूसी या उनके ऊपर नजर या उनके डाटा पर नजर रखी जा रही है। जी देखिए, खतरे से ज्यादा मुझे सबसे बड़ी बात जो कहनी है ये है कि जेनवा डेटा, जो शेंजन की एक छोटी सी कंपनी है, पिछले 3 साल से वो इतना डेटा इकट्ठा कर रही है पूरे दुनिया भर में। जैसे हमने आज लिखा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कि हमारे देश में भी, भारत देश में भी वो लोग कम से कम 10,000 लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और ये डेटा 10-12 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स जो ब्लॉग्स छपते हैं, न्यूज ऑनलाइन आती है, बाकी जो न्यूज आती है या फिर पेटेंट्स होते हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी जगह से ये लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और ये 3 चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक तो जो बंदा है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, दूसरा जो एंटिटी को बिलोंग करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, और तीसरा जो इंफॉर्मेशन है ये बंदे के साथ कनेक्टेड। सो ये तीनों चीजों को लेकर वो जो डेटाबेस बना रहे हैं, इसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं और इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं ये लोग।
जब कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं, और फेसबुक और ट्विटर में आपको पता होगा कि जियो लोकेशन भी होता है, आप कहां पर खड़े हैं, आप कहां से क्या पोस्ट किया है, उसमें कितने दोस्त आपके लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं या कमेंट्स दे रहे हैं, ये सब चीजें भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। तो इस इंफॉर्मेशन को जब इंटेलिजेंस के तरह से यूज किया जाता है, ये एक वेपन बन जाता है। ये छोटी सी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को लगता है ये हमको कोई नुकसान नहीं करेगी, ये इंफॉर्मेशन अगर हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो हमको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन इसको आप जब इकट्ठा करके इस पे इंटेलिजेंस के तरीके से आप इसको वेपनाइज कर सकते हैं। और आज के दिन में ये जो मिलिट्री वॉर्स होती हैं वो तो है, जो जमीन पर जुड़े वॉर्स होते हैं, बट नॉन कन्वेंशनल वॉर्स भी होते हैं जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, और ये कंपनी उसको यूज करती है इस मामले के लिए। ऐसा कंपनी खुद क्लेम करती है अपने वेबसाइट पे, जो एक सोचने वाली और रेड फ्लैग। सर इसमें मैं एक चीज जानना चाहता हूं सर, कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत 5 पूर्व प्रधानमंत्री की डाटा एनालिसिस की बात है, 24 मुख्यमंत्रियों की जासूसी की बात है, 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की डाटा एनालिसिस की बात है, 350 से ज्यादा सांसदों की जासूसी या उनके डाटा एनालिसिस की बात है। तो यानी आप के जो डिफरेंसेस हैं, या जो हमें लगता है कि हमारी बात जो हम कहते हैं, जो सवाल पूछते हैं, या कहीं कोई डिफरेंसेस इतने दूर चले जाते हैं, तो वो सारी चीजें उनके एनालिसिस का एक हिस्सा है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि एक बार कनेक्शन मैं कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से बात करेंगे। आपकी रिपोर्ट थी जिस पर ये बात आज सुबह से चल रही है, मैं कोशिश करूंगा एक बार पहुंचने की, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हमारे आज जुड़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी रुख करना चाहूंगा। अब हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब बीजेपी का पक्ष रखने हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। अभय दुबे जी के पास चलना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह चेयरमैन सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स JNU से हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। सिंह साहब, ये जो हमारे पास बात आ रही है बार बार कि डाटा की बात तमाम तरह से कही जा रही है, एनालिसिस की बात हो रही है उनके, और वो जो डिफरेंसेस हमारे साथ आसपास दिखते हैं उसकी बात कही जा रही है, इसी की बात को खतरे को लेकर मैं बात कर रहा था जहां इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी। तो ये किस तरह से यूज करते हैं इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, फिर उसके बाद बहस की तरफ आगाज करूंगा। जी RSN सिंह साहब। नहीं, ये देखिए, आज से करीब 5-6 साल पहले एक काफ़ी आप ही के मीडिया पे चर्चा हुई थी कि किस तरह से इन्होंने 4-5 हज़ार एंटिटीज़ को उस समय टारगेट किया था हिंदुस्तान में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो हिस्सा रहा है हमेशा से, और यहाँ तक हिस्सा रहा है, और इतनी ये गंदी दुनिया है कि आप देखिए कि ये जानने के लिए कि रफाल का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो पैकेज जो है उसको जानने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, क्योंकि ऐसे तो हासिल हो नहीं रहा था। तो मान लीजिए कि हम और आप अगर कोई अपने ये कम्युनिकेशन 1G 2G 3G 4G तक पहुंच गए, तो जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं हमारे वो तो बढ़ते गए हैं। और इसीलिए आज दुनिया में इतनी वो 5G पे वो चल रही है कि अगर जब 4G तक आते आते चीन की ये साइबर वॉरफेयर का उनकी जो इंटेंशन है वो अगर जाहिर होती है, तो 5G के साथ तो ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे ये। तो ये इसका देखिए, इसमें कौन कौन से एंटिटीज हैं। रिटायर्ड लोग, सर्विंग लोग तो छोड़ दीजिए, रिटायर्ड लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, नासा के 14 या 16 आर्मी चीफ्स के बारे में, क्योंकि ये देखिए रिटायर्ड लोग को थोड़ा बात करने की ज्यादा आदत होती है। एक अंग्रेजी में वर्ड है गैरलस, समझे ना? तो हर रिटायर्ड आदमी यही सोचता है कि वो युग पुरुष था, तो वो थोड़ा ज्यादा बातचीत करता है। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से, मतलब ये अच्छे, मतलब कितने प्रिसिशन से ये किसको ये कर रहे हैं। राइट कर्नल, मैं आता हूं, ऑफ कोर्स सर मैं आपके पास आता हूं, और बेहद अदब के साथ कहता हूं कि जो रिटायर्ड हैं वो सब हमारे बड़े बड़े सम्मानित हैं, और मैं उनके सम्मान में सारी चीजें इस्तेमाल करता हूं। कोई एक शब्द भी मैं ये नहीं कहूंगा कि रिटायर्ड लोग हमारे लिए वो एक तरह से हमारी पूंजी हैं, ये मैं कहता हूं। ऑफ कोर्स
With a due respect to you, sir. With a due respect to you, sir. नहीं, मैं भी उसी with a due कैटेगरी में respect आता to हूँ। you, sir. बस मैं रिस्पेक्ट राइट सर, और हम सबको उसी कैटेगरी में जाना है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, वरना रिटायर्ड लोग को टारगेट करने का क्या मतलब होता है, आप बता दीजिए। You tell me why retired people should be targeted? Right, sir. If they are not privy to any information, तो why should they be targeted? मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, आपने एक ओवरऑल मेरे से एनालिसिस पूछा, तो मैं क्या मतलब यहाँ पर मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। Of course, sir. I have taken your point. Of course, sir. I have taken your point, sir. लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस से शुरुआत करी कर्नल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड से यूज करी, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास बगैर लाग लपेट के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जहां से रक्षा विशेषज्ञ कर्नल ने बात कही थी, वो ये कहा था कि राफेल के बारे में, उसके वॉरहेड के बारे में सारा जानना चाहते थे, तमाम सारी बातें कही जा रही थी उस डोमेन में। आज वही बात कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब कह रहे हैं कि राफेल को लेकर बार बार, और आपने देखा कि किस तरह से 10,000 लोगों के ऊपर नजर थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, शायद उस समय हमें समझ में नहीं आ रही था, मुझे लग रहा था सिर्फ हम बहस कर रहे हैं, लेकिन आज RSN सिंह साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभय दुबे। प्रतीक त्रिवेदी जी, इसको कहते हैं फाइट एंड विन विदाउट वेजिंग अ वार। ये साइबर हाइब्रिड वारफेयर जो है, ये लंबे समय से चाइना इस ऑपरेशन में लगा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जनवरी 2018 में डोकलाम के बाद रा ने पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस सरकार को बताया था। उसने बताया था कि साइबर एस्पियोनॉज के चाइना उसमें लगा हुआ है। उसने बताया था कि वहाँ के लोग नेपाल के रूट से आकर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उसने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां चाइना एस्टेब्लिश कर रहा है जो कि हवाला के कारोबार में लगी, और उसके बाद CBDT ने 19 प्लेसेस पर छापा मारा और इस बात की पुष्टि की। उसने बताया कि भारत की नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे उसके फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। उसने ये विस्तार से सारी चीजें बताई, मगर फिर भी मोदी सरकार सोई रही। और आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जैन हुआ कंपनी ने इतना डेटा कलेक्ट पिछले 2-3 वर्षों से किया है, जैसा कि वो जर्नलिस्ट बता रहे हैं, और इन डेटा को यूटिलाइज काय के लिए करते हैं? वो करते हैं जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने के लिए, वो करते हैं हमारी इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए, वो भारत में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि वो युद्ध लड़े बगैर जीत का ये RSN सिंह साहब कुछ हाथ उठा रहे, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। RSN सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, RSN सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। अबे आप जी, अबे नहीं, सुनिए, ऐसा है कि ये कितना क्या वॉल्यूम ऑफ डाटा गया है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये टारगेट किया गया और टारगेट कांस्टेंट रहता है, और ये इसमें कोई रॉ को प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। इस चीज के बारे में सबको मालूम है। दूसरी बात करें, इस देश में तो यही नहीं मालूम है, आप पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर दिया, मास्क पहन के घूम रहे हो, फिर भी चाइना के खिलाफ कोई ट्वीटर करता है उस पर पड़ जाते हो। आज तक मैडम ने जो MOU साइन किया था, वो शी जिनपिंग चपरासी की तरफ पीछे खड़ा है, वो उसका डिटेल तो बता दो। अच्छा, मैं बताता हूं, सुनिए ना। नहीं, उसका भी तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उसके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खर्च पे चीन गया मुख्यमंत्री। अरे वो जानते हैं आप, उन्होंने अगर MOU साइन, उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार एक जैसा है, उस पर नहीं पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, सच का साथ दीजिए। चीन भारत में घुस गया, सीमा के अंदर घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बहुत सादे, दम सादे और होश सिए हुए बैठे हैं। चाइना का प्रवक्ता बने हुए। अभय जी यही नजर है। अभय जी एक बार सच बोलने का साथ कीजिए, एक बार तो सच बोलिए, देश को अंधेरे में मत रखिए। आज जैसे लोग जो पर्दा डालने की दृष्टता कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। अभय आप जिम्मेदार हैं। अभय जी आप जिम्मेदार हैं। अभय जी बहुत जिम्मेदार है। मैं आज की डिबेट में
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डिबेट में ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करूंगा, बार बार इशारा करूंगा। कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन से डेटा हैं, कौन सा पॉइंट है जो हमारा पॉइंट वहां जाके हमारे खिलाफ खड़ा होता है और हमारी तरफ ये हथियार बन जाता है। आप यकीन मानिए, कुछ लोग मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनकी तरफ आपको ले जाऊंगा, इशारा करूंगा। ऑफ कोर्स मैं कर्नल, मैं आपके पास आता हूं। अभय, आप अपनी बात पूरी करने के लिए मुझे पूरा मौका दूंगा, आपको पूरी मौका देंगे, लेकिन 10 सेकंड, उसके बाद शाहनवाज कुछ बोलना चाहते हैं, देन आई एम कमिंग टू विवेक। राइट, अभय देखिए प्रतीक जी, अभय हम ऐसा अभय दुबे जी मैं, देखिए हम सब दृढ़ता से सरकार के साथ हैं, हम एक देश हैं पूरा, लेकिन प्रतिपक्ष का दायित्व ये आगाह करना, जैसे मैंने बार बार कहा, डोकलाम के समय भी झूठ बोला सरकार ने, बाद में राज्यसभा में निर्मला सीतारमण जी ने 5 मार्च 2018 को स्वीकारा कि वहां चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आज भी चीन घुसा हुआ है। देखिए नुकसान क्या है प्रधानमंत्री जी के नहीं स्वीकारने का, कि चाइना क्लेम कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि ये पूरी जगह हमारी है। मैं बार बार कहता हूं, जो उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी व्हाइट पेपर डिक्लेयर किया था 2015 में, उन्होंने कहा था कि हम यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड में लगे हैं, हम सिक्किम को, हम लद्दाख को, हम अरुणाचल प्रदेश को, हम नेपाल को, हम एक करके अपने पास रखेंगे। ये बात साफ थी। हमारा मैं बिल्कुल चिकन नेक पे बात करूंगा। सिंह साहब मैं इस पे, सिंह साहब मैं आपसे इस पे बात करूंगा। ये बड़ा खतरा, ये खतरा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं सिंह साहब आपके पास आऊंगा। चिकन नेक की बारे में जिसके बात कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पे तमाम सारी नजरें हैं, मैं आऊंगा बिल्कुल। ऑफकोर्स आपने पॉइंट उठाया अब है, मैं बिल्कुल आऊंगा। अब ऑफकोर्स सिंह साहब, मैं आप उंगली उठा, मैं आऊंगा आपके पास, बात करने आऊंगा। लेकिन मैं शाहनवाज जी प्लीज आपकी तरफ बात, मैं विवेक आ रहा हूं। शाहनवाज साहब, अब चुप बैठने का तो समय है नहीं, जवाब देने का वक्त है, लिहाजा मैंने आपके नाम को बुलाता हूं, जवाब दीजिए शाहनवाज साहब। देखिए, जवाब सवाल में ही छुपा है। चाइना हर मोर्चे पर एक मजबूत लड़ाई भारत की तरफ से उसको मिल रही है, और वो अपनी हरकत सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, बल्कि दुनिया में कई राजनेता, नौकरशाह, वैज्ञानिक, उनके खिलाफ ये साजिश रची। अभय दुबे जी और कांग्रेस की दुश्वारी ये है कि ये चाइना के खिलाफ बोलने की जगह भारत पर उंगली उठाने लगते हैं। अरे यहाँ पे डिबेट ये है कि चाइना की उस हरकतों से आपका मन दुखा है या नहीं। डिबेट ये है कि चाइना जो इतनी गिरी हरकत कर रहा है, उस पर भी आप मोदी सरकार को ही कटघरे में, यानी भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। आरएसएन सिंह साहब ने जो कहा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो आप कैंसिल कर दीजिए ना। आप जो चाइना के साथ तालमेल है, सुन लीजिए दुबे जी, देखिए आप कहते हैं, देखिए विवेक मुझे आपकी आवाज आ रही है। विवेक मैं आ रहा हूं। विवेक नहीं, आप नहीं बोलते, आपने बहुत धैर्य के साथ सुना। विवेक मैं आ रहा हूं। विवेक, मैंने आपका नाम बुलाया है, बिल्कुल उसके बारे में बताएं ना कुछ। अरे ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी, मैं बात करूंगा फॉरेन पॉलिसी। विवेक, लेफ्ट पार्टी, ये चाइना के खिलाफ बोलने पे विवेक जी को नाराज हो जाते हैं। ठीक है विवेक, खिलाफ बोल रहे हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी, आपकी पार्टी के खिलाफ थोड़ी बोले हैं। हम चाइना के खिलाफ बोलते हैं, नाराज आप हो जाते हैं। क्या हो गया आपको? सबसे पहले चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं जनाब? इस सरकार ठीक है विवेक, ठीक है, गुस्सा आता है। हम जब चाइना के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है शाहनवाज साहब, ठीक है विवेक, मैं कर्नल, मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक बात पूरी कर लूं। शाहनवाज साहब, उनको जवाब दे दीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी वो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। जनाब, जब डिबेट हो चाइना पर तो हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए। हम कह रहे हैं जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म कर दीजिए, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, इंडिया विवेक, देश को बेचने वाली बात नहीं। विवेक मैं आ रहा हूं, आपको मैंने बुलाया है। विवेक, आपको बुलाया, मेरे मेहमान है। विवेक, आपको पैनलिस्ट, एज ए पैनलिस्ट बुलाया। प्रोफेसर सौरभ सिंह बैठे हैं, उन्होंने अभी एक भी नहीं बोला। मैं आ रहा हूं सर, आपको एज ए पॉलिटिकल पार्टी विवेक श्रीवास्तव मैं समझता हूं। शाहनवाज विवेक जी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं जिससे आप पहले से नाराज हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मुझे आपकी राष्ट्रभक्ति पर, निष्ठा पर कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना, और जब हम चाइना के खिलाफ बोलते हैं, आप इतने लाल क्यों हो जाते हैं? आपका झंडा लाल है, चाइना का झंडा लाल है,
लेकिन आप हमेशा नाराज नहीं होना चाहिए। शक है आपको हमेशा चाइना चाइना जब बॉर्डर पर हरकत करेगा, सिंह साहब आ रहा हूँ, सिंह साहब आ रहा हूँ, सिंह साहब आ रहा हूँ, शाहनवाज भाई फिर भी RSN सिंह साहब आ रहा हूँ, RSN सिंह साहब आ रहा हूँ। विवेक विवेक पार्टी के विवेक लोग विवेक चाइना के विवेक खिलाफ बोलिए तो लगता है कांग्रेस के खिलाफ बोल दिया, चाइना के खिलाफ बोलिए तो लगता है कम्युनिस्ट पार्टी। अबे 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 मैं आ रहा हूँ, अबे आ रहा हूँ, अबे भाई जी, एक हैं जनाब, अबे दुबे आ रहा हूँ, I'm coming, अबे दुबे आ रहा हूँ। चाइना की हरकतों के ठीक है, खिलाफ हमें ठीक है, इकट्ठे रहना है, ठीक है हमें सर, चाइना का पक्ष नहीं लेना दुबे जी। Of course विवेक जी, रहना। चाइना चाइना का के खिलाफ कोई पक्ष बोलिए, राइट प्रधानमंत्री जी से बोलिए राइट, ना। अबे मैं आ रहा हूँ, अबे दुबे आ रहा हूँ, डिफेंड करने AJP चाइना को जनरल मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स सर, अबे लोग शहीद अबे हुए प्लीज तो उनके प्लीज 43 अबे लोग बहुत मारे मुश्किल गए। वक्त है, हम अबे लोगों मुश्किल ने- वक्त है, हम लोगों अबे ने जैसा मुश्किल वक्त है, जवाब वी हैव देना टू था स्टैंड वैसा नाउ। जवाब दिया। अच्छा विशेषज्ञ मैं ऑफ कोर्स शाहनवाज कांग्रेस के खिलाफ आपका जवाब थोड़ी आया, बोल रहे हैं जो बिल्कुल नाराज जवाब हो रहे आया। हैं। मैं रक्षा हम विशेषज्ञ चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं। RSN सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनकी आवाज और सुनी। कांग्रेस के आप खिलाफ थोड़ी बोल RSN रहे सिंह हो। साहब, भारत RSN सिंह साहब 1962 का चाइना के खिलाफ बोलते हो तो आप नाराज क्यों हो जाते हैं जनाब? that you are Of course, no, this is not the way, Vivek. विवेक दिस इज नॉट द वे, विवेक दिस इज नॉट द वे। भारत के खिलाफ आपकी सरकार और गवर्नेंस जो है वो इतना ज्यादा भारत के खिलाफ है। एक मिनट, इकोनॉमिक चाइना के खिलाफ एक ठीक है विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, नाउ यू प्लीज लिसन। विवेक श्रीवास्तव प्लीज यू कदम उठाना चाहिए, बताइए विवेक। दिस इज नॉट द वे। नो शाहनवाज प्लीज शाहनवाज साहब जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, सेशन चल रहा है। अबे एक मिनट, मैं 2 मिनट चीजें हाउस में भी होंगी। रक्षा विशेषज्ञ दो मिनट मैं 2 मिनट ये आपको बता दूं कि जब चाइना का इन्वेजन हुआ था तिब्बत पे, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको टिबेटन्स को मेडिएवल डार्कनेस से चाइनीज ने, माओ ने इनको निकाला है और उनको इन्होंने सर्फ ओनर्स बताया था, समझे। उसके बाद जब 1962 वॉर हुई, जब सितंबर का महीना अभी जब बादल मंडरा रहे थे, तो उस समय एक मिनट थोड़ी देश की सेवा कर लो। सेंट्रल बात तो पूरी होने दीजिए। इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते तो हम सारे देशद्रोही, हमारी पार्टी देशद्रोही। आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? नहीं विवेक, नोबडी इज सेइंग दैट यू नो विवेक ये हमारी स्ट्रेंथ है विवेक। आप मेरी बात कर लीजिए कि पैनलिस्ट हैं, बात करने दो सितंबर जल्दी कंप्लीट करिए। नहीं, सितंबर 62 में इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीट हुई। ये चाइना के एक मिनट यार, इंडिया and India which you are selling. Talk of 2020 India and India which you are selling. चुप कर of the American and the European multinationals. चुप बार हर चैनल पे बोलता हूं तेरे को चुप रहने के लिए। यूरोप की मल्टीनेशनल हर चैनल पे और देश को nobody will use this word. Nobody will use this word. Nobody will use this word. No 2020 की बात करो। Talk of 2020. एक मिनट nothing to say. Because the government has failed. Please, Vivek, you have to listen. Vivek, I'm giving you time. Vivek, I will give you time. इस तरह के शब्द विवेक जी बोल रहे हैं। Colonel, I will give you time. Just no, this is not the way. This is not the way. मैं आ रहा हूँ सर, जनरल मैं आ रहा हूँ, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मैं आ रहा हूँ। आराम से बात करेंगे, सारे लोग देख रहे हैं। मुझे मालूम है बेहद सेंसिटिव इशू है, वेरी सेंसिटिव इशू। विवेक, you will get time. Of course you will get time and you will respond. वक्त नहीं छोड़ते, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत पे। बगैर वक्त गवाए सीधे पैनल में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं बोला, मेजर जनरल जैनी और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। इन दोनों लोगों ने नहीं बोला है। मैं इन दोनों के पास आना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, लेकिन जहां पे डिबेट को छोड़ा था, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उस डिबेट को वहां से उस सवाल को पूरा कर लूं। देन सर मैं आपके पास आ रहा हूं प्रोफेसर, देन मेजर जनरल आपके पास आता हूं। RSN सिंह साहब, आप उल्लेख कर रहे थे और उस चीज को पूरा करिए। देन लेफ्ट के नेता जो है विवेक श्रीवास्तव विल रिस्पॉन्ड। बीच में कोई नहीं बोलेगा जी। उनको भी देखिएगा, ये उनको भी बीच में ना बोले। जब वो बोलेंगे तो मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा। जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे,
जब युद्ध के बादल मंडरा रहे थे तो नेहरू जी ने कहा कि ये ईस्टर्न फ्रंटियर और यहाँ पे लद्दाख सेक्टर दोनों में हालात नाजुक है। उस समय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की इनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इन्होंने ये कहा कि ये भारत का स्टैंड बिल्कुल गलत है, और उसी समय ये जो स्प्लिट का जो प्रोसेस है कम्युनिस्ट पार्टी में ये शुरू हो गया था। जो महाराष्ट्र और केरला के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने नेहरू जी का साथ दिया था, और बाकी जो बंगाल और पंजाब के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने उसका विरोध किया था। यहाँ महाराष्ट्र के कम्युनिस्ट जिसके लीडर ऐसे डांगे थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैकमोहन लाइन हमारा इंटरनेशनल सर ये हिस्ट्री का दर्ज है सर आरएसएन सिंह साहब, मैं बस सिर्फ एक चीज तो इसलिए प्रो चाइना लॉबी हमेशा से रही है। और अगर कोई ये कहता है कि कम्युनिस्ट राष्ट्रभक्त है तो मैं उनको कभी आज तक देशद्रोही से साहब, ये हमारे बाप दादा जानते थे क्या ये वामपंथी क्या होता है? ये एक फॉरेन आइडियोलॉजी हम पर आके आपने थोप दिया, सोशलिज्म कम्युनिज्म, और कह रहे हो कि तो ये आदमी राइट सर। विवेक नाउ यू विल रिस्पॉन्ड। ओके विवेक, ऑफ कोर्स विवेक, नाउ यू विल रिस्पॉन्ड। फॉरेन आइडियोलॉजी लेके हमको सिखाने चले हो। अच्छा चलिए अब आप सुनिए, शांति से बैठ के सुनिए जरा। सबसे पहली चीज है, इस देश में कम्युनिस्टों ने 35 साल बंगाल को रूल किया, 25 साल त्रिपुरा, 10 साल मणिपुर और अनेकों साल केरला, और देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है हमारा। हमारे मालूम है 2004 में सरकार खड़ी हुई। आप सुनिए हमारे, अब नाउ यू आर इंटरफेयरिंग, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स, आई रिस्पेक्टेड यू, सो प्लीज लिसन। 2004 के अंदर यूपीए की सरकार हमारे समर्थन से खड़ी हुई, और आज अगर खड़े होकर के आप कहते हैं दैट वामपंथ मींस एंटी नेशनल, वामपंथ मींस एंटी भारतीय, आप टुकड़े गैंग के भी हम भी इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लेट मी स्पीक नाउ, यू आर इंटरफेयरिंग, यू आर अनसिविलाइज्ड, यू आर अनसिविलाइज्ड, डोंट बी अनसिविलाइज्ड। कोई टुकड़े नहीं है। वी फाइट इलेक्शंस, वी विन इलेक्शंस, वी लूज इलेक्शंस, वी बिलीव इन द डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन, वी बिलीव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई डोंट बिलीव इन योर बोगस concept of Hindu Rashtra. I don't believe in your concept of Hindu Rashtra. I am a secular. मैं secular हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। Colonel, let him speak. 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 अरे क्या rules apply to human beings? Communists are not even human beings. of India. Rules apply to human beings. मैं मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र को नहीं मानता। मैं धर्मनिरपेक्ष भारत को मानता हूँ और संविधान को मानता हूँ। Of course, बीजेपी की बैटिंग मत करो। तो तुम इसका मतलब तुम्हें कहीं का गवर्नर नहीं बनाएगी। इसका मतलब तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। स्टॉप बैटिंग। No. Professor Swan Singh. न्यूट्रल बनो, देश की बात करो। ये टुकड़े गैंग के पीछे बंद करो। इसको बोलो Right time to intervene, Professor Swan Singh. Vivek. Foreign ideology, foreign style of beard, everything is foreign. हर चीज विदेशी। विवेक, RSN सिंह साहब, दोनों लोगों, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, प्लीज। आपकी बहस का शायद मुद्दा जो लगता है गुम हो गया है। राइट सर। आपकी बहस का मुद्दा है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है सर, ये इस बात कि पे आई चीन 10,000 भारतीय, क्या कोई लॉबी थी? क्या वो लॉबी थी? क्या चीन को गुंजाइश नजर आती है? क्या चीन को गुंजाइश नजर आती रही, या क्या ऐसा था कि लॉबी चलती चली आ रही थी? तो ये तमाम सवाल थे सर। आप नाउ यू स्पीक, नोबडी विल इंटरव्यू यू। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, सर, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आपकी बहस का मुद्दा है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है कि 10,000 भारतीय नेतृत्व के लोगों पर जासूसी कर रही है एक खास कंपनी चीन की। तो उसका सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि उन्होंने एक कंपनी की ओर इशारा किया है जिसका नाम चनहुआ डेटा है।
तो उससे भारत को किस तरह से बचना है उस पर शायद बहस होनी चाहिए, या फिर चीन की जो जासूसी का तरीका है वो किस तरह से बाकियों से अलग है, इस पर बहस होनी चाहिए। जासूसी तो सभी देश हमेशा से करते आए हैं, अपने लोगों पर भी और दूसरे देशों पर भी। और दूसरे देशों को जिनको हम दुश्मन मानते हैं उनसे कैसे बचना है उस पर बहस होनी चाहिए। तो चीन के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब वो इकलौता बड़ा देश है जहां ऐसा नहीं है कि देश के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पॉलिटिकल पार्टी के पास एक देश है। तो कहने का मतलब ये कि चाहे वो कोई सेना में हो या व्यापार में हो या अफसरशाही में हो या किसी दूसरे काम में हो, जहां तक वो पार्टी से जुड़ा रहेगा वहां वो जासूस पार्टी का बन सकता है। ये ताकत केवल चीन के पास है, ये अलग उसको अपने आप में बनाता है। तो कंपनी जिसकी बात हो रही है वो प्राइवेट कंपनी थी, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, जासूसी सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि 80% जासूसी पब्लिक जो सूचना होती है आप सबके सामने जो उसी से निकाली जाती है। तो चीन के इतिहास में, उनकी सभ्यता में आप जाएं तो चीनी शब्दावली में जासूसी को छिंग पाओ कहा गया, जिसका मतलब दो निकलता है, या तो इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन। तो उनके शुरुआत से ही तरीके ऐसे रहे हैं। इसीलिए 1921 में जब कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो चाओ लाई के अंतर्गत एक ऐसी खुफिया एजेंसी भी उसी वक्त बनाई गई। तो पार्टी का दबदबा होना, पार्टी का शुरू से रुझान होना जासूसी पर, ये अपने आप में चीन की ताकत है। भारत को उससे कैसे बचना उसकी ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि आप तो भारत की जो क्योंकि चाइनीज मामलों में आप एक्सपर्ट हैं सर प्रोफेसर, क्योंकि चाइनीज मामलों में एक्सपर्ट हैं सर, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं, बराबर पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से शी जिनपिंग पे दबाव भी है, चीन के अंदर भी दबाव बन रहा है, और चीन उसके ऊपर उनकी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी जिस तरह से उन्होंने भारत को घेरने की कोशिश की है, या आसपास के जो मुल्क हैं उनके 24 कंट्रियों से उनके बाउंड्रीज लगती जिस तरह से है, वहां पे दबाव बनता जा रहा। तो क्या ये सही है कि उसके अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में अंदर शी जिनपिंग घिरते जा रहे हैं, ऐसा है? मैं जानना चाहता हूं सर। हाँ, उनके लिए अंदरूनी चुनौतियां बहुत बढ़ रही हैं। आप देखें, वहाँ हाल ही के इतिहास में देखें तो हर नेता को 10 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, 2-5 वर्ष के कार्यकाल। उनका ये कार्यकाल 2022 में समाप्त होने वाला है, जिसका मतलब कि अभी तक उनको अगले आने वाले नेताओं के नाम सामने कर देने चाहिए थे। पर ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग जो उन्होंने संशोधन करवाया था अपने संविधान में, उसके चलते कुछ और देर तक या 1 दशक तक वहां बने रहना चाहते हैं नेता। तो उससे क्या साफ जाहिर होता है कि जो बहुत से नेता जिनको उम्मीद थी कि उनको भी नेतृत्व का मौका मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। तो उनका आक्रोश होना संभावक। उसके साथ साथ चीन की जो आर्थिक व्यवस्था पर चोट लगी है, उसका जो पूरे विश्व की नाराजगी है चीन को लेकर, वो भी एक कारण है। वो भी एक कारण है अंदरूनी। राइट सर, मैं आता हूं। अंदरूनी उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, वो अंदरूनी जो राइट सर मेजर जनरल एजीपी जैनी साहब बहुत देर से वेट कर रहे थे। सॉरी सर, मैं बहुत देर से आया, लेट से आया, लेकिन पैनल बड़ा होता है तो उसमें होती हैं चीजें। आप पहले भी आते रहे। एजीपी जैनी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जो इस वक्त जासूसी वाली बात थी, तमाम बहस हुई, बड़ी तीखी बहस भी हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि चीन जो है, मालूम है कि डिजिटल वॉर होनी है, सर्विलांस पर है, बहुत सारी चीजें उस पर जुड़ी हुई हैं, और वो उसी तरह से अब दबाव बनाना चाहता है। तो जो स्थितियां हैं और जो देश के मुल्क के अंदर हैं, जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, जो कर्नल RSN सिंह साहब कह रहे हैं, उसका वो एनालिसिस करके उस डेटा को यूज करता है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज, कितना बड़ा खतरा। ऑफ कोर्स स्वर्ण सिंह ने कहा, प्रोफेसर ने कहा कि ये तो सबके पास रहता है, ये सबके सामने रहता है, पब्लिक डोमेन की चीज है, लेकिन वो हथियार में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसकी तरफ कर्नल बता रहे थे। ऑफ कोर्स सर, मेजर जनरल। प्रतीक, मैं पहले तो आपको दाद देना चाहता हूं कि आपने इतना लंबा ब्रेक दिया। मुझे उम्मीद है कि जो गुस्से आ गए थे, गुस्सा हो गए थे लोग, वो गुस्सा ठंडा हो गया होगा और अभी बड़ी शांतिपूर्वक सुनेंगे लोग। देखिए, ये जो इस माफिक की जो कार्रवाई जो चीन अभी कर रहा है, इस माफिक की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है, 1000 10,000 लोगों के ऊपर में कोई एक कंपनी लगा दी कि भाई इनके बारे में ये पता करो, ये वो पता करो, ये सारा हर देश करता है प्रतीक, हर देश करता है।
और ये जो एक वॉरफेयर का एक हिस्सा बन गया है, जो कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें टेररिज्म भी है, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, डिप्लोमेटिक दबाव भी है, हर एक चीज किस्म की है, सोशल भेदभाव करना भी है, हर एक चीज मिलाकर हाइब्रिड वॉर का ये एक हिस्सा है। तो हमको पहले ये मानना चाहिए कि ये एक पोटेंट वेपन ऑफ वॉर है जो चाइना कर रहा है, करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। दूसरा, हम अगर उससे सतर्क हैं तो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ताकि कि हमको डैमेज ना हो, इसका डैमेज कंट्रोल हमको करना है और ये यकीन करना है कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो इतने सिक्योर होने चाहिए कि चीन कोई भी कोशिश करे, हमारी जो राष्ट्र सुरक्षा वाली बातें हैं वो चीन के इस घुसपैठ के काम से बाहर न जाए। दूसरी बात मैं वहां शुरू करना चाहता हूं जहां कि हरचंद सिंह साहब मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं कि ये रिटायर्ड ऑफिसर्स की जो बात करी, देखिए रिटायर्ड ऑफिसर की एक बहुत बड़ी खूबी है और वो हरचंद सिंह साहब भी इसीलिए उस खूबी से महरूफ है, उस खूबी से आर्म्ड है कि हम सच बोल सकते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर में कोई भी किसी किस्म का बंधन नहीं है। जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात है हम सच बोल सकते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष सच बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आती है प्रतीक, एक दूसरे का गिनाता है कि भाई आपने 62 साल में क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दूसरा गिनाता है आपने 8 साल में क्या किया, वो नहीं किया। मेरा मानना है कि हमको इतिहास के पन्ने बंद करके रख देने चाहिए। जहां राष्ट्र सुरक्षा की बात होती है सबको मिलकर एक होना चाहिए, एक आवाज। राइट सर, राइट मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स, अबे राइट सर, अबे मैं आ रहा हूं, अबे मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स सर, अबे हमारा दुश्मन उठाएगा। अबे जी बिल्कुल, अबे सही कहा, अबे राइट सर, मैं आ रहा हूं, अबे जस्ट गिव मी अ सेकंड, अबे जस्ट गिव मी अ सेकंड। हरचंद सिंह साहब, कर्नल आप मौजूद हैं। भारत ने 200 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया, 4G 5G को बोली से बाहर रखा चाइना कंपनी को। चीन की सरकार की मदद के बगैर इसने डेटा का विश्लेषण मुश्किल है, ये सरकार भी कहती है कि इतना बड़ा डाटा है जिसका विश्लेषण करने के लिए चीनी सरकार की भी हेल्प चाहिए। लेकिन चीनी कंपनियों को पर जो बैन है 4G 5G के बारे में जो उन्होंने उसको बोली बाहर किया, ये सारे स्टेप्स थे जो सरकार ने लिए। और जिस तरह से चीन का जो खतरा डिजिटल वॉर वाला, जिस सर्विलांस वाला जिस पर आप इशारा कर रहे थे, टैकल करने में ये तमाम सारी चीजें हेल्पफुल हैं। जी हरचंद सिंह साहब, मैं देखिए ऐसा ये कहा कि हर देश ये करता है, बिल्कुल यकीनन हर देश इस तरह की अपनी साइबर कैपेबिलिटी इस्तेमाल करता है। लेकिन चाइना में की कंपनियां हैं जिसको आप निजी कंपनी मानते हैं, उसमें एक बंदा इनका जो है PLA का एम्बेडेड होता है, जिसका काम केवल इंटेलिजेंस गैदरिंग होता है। इसीलिए इन्होंने कहा, आपने देखा होगा तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने 5G के मामले में कहा कि जो हुआई कंपनी है इसमें लोग एम्बेडेड है, PLA के लोग। यही नहीं, कनाडा में आपने एक कंपनी का वो उदाहरण देखा होगा। तो कोई छोटी हो या बड़ी कंपनी, उसमें एक आदमी PLA का एम्बेडेड रहता है कि कहीं ये विचारधारा से अलग तो नहीं जा रहा है, और दूसरा उसका काम होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। और एक जो शुरुआत में कही गई कि ये शी जिनपिंग का, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या उनके अंदरूनी हालत कैसे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उनको 2 चीज़ों के लिए आज उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है। एक तो जो उन्होंने गलवान में मार खाई, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कल भी एक आया है न्यूज़ वीक का आर्टिकल, हमारे बंदों ने कम से कम 60 तो उनके जरूर काटे हैं। तो गलवान में जो हुआ और पेंगोंगसो में हुआ, राउंड 1 हैज गॉन टू इंडिया। और ध्यान से लोग सुन लें, ये जितने जो मनोबल देश का नीचा करना चाहते हैं ना, राउंड 1 हैज गॉन टू इंडिया, ठीक है। और दूसरा उन पर ये आ रहा है कि आपने बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया। आप कहते हैं, आज आप इस पैनल में पूछ लीजिए कि क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर अनलीश किया है चाइना ने? अगर कोई हाँ में जवाब देता है तो वो तो देशभक्त है, वो तो देशभक्त है। राउंड 1 इज गॉन टू इंडिया, राउंड 1 इज गॉन टू इंडिया। दुबे जी, देखिए
देखिए Vivek, I'm coming. Vivek, I'm coming. Vivek, I'm coming. Round 1 is gone to India. They are nuclear nations. अपनी सेना देखिए Round 1 is gone to India. एक बात समझ लीजिए, ये जो बात की जा रही है, जासूसी हर देश करता है, मगर ये अलग तरह की चाइना की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने कहा अनलिमिटेड वॉरफेयर है ये, और क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है कि युद्ध लड़े बगैर जीतने की कला, और क्या कर दिया है उन्होंने, समझ लीजिए सर से पर्दा उठा देता हूं मैं। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली हिंदुस्तान में ये हालात पैदा किए कि वर्तमान सरकार ये स्वीकार्य नहीं कि चाइना कितना अंदर गलवान में घुस गया है, चाइना ने कितना फिंगर 4 से 8 तक परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जंक्शन पर राउंड 1 इज गॉन टू इंडिया। सर एक्सपर्ट कह रहे हैं राउंड 1 इज गॉन टू इंडिया। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। इन तमाशों का मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं हो सकता। मैं देशभक्त हूँ, मेरी पार्टी देशभक्त है, सरकार के साथ देशभक्त है, सरकार को चाहिए कि वो देश के साथ खड़े रहे। और पहला आप लोग किया वो करार कब रद्द करेंगे। प्रधानमंत्री जी जब तक ओलंपिक में हम उनके वो खास मेहमान बन गए थे कांग्रेस के नेता। प्रधानमंत्री ने अपनी छवि इतनी बढ़ाकर ओके विवेक आ रहा हूं, हम कभी विवेक आ रहा हूं। राहुल गांधी जी का स्टैंड क्या था? ऑफ कोर्स विवेक आ रहा हूं, विवेक आ रहा हूं। आई विल गिव यू टाइम विवेक, आई विल गिव यू टाइम, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू टाइम, राइट आई विल गिव यू टाइम। देश जानना चाहता है, मैं आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शहनवाज जी को टाइम मिलेगा। राइट वक्त थोड़ा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं इसी पैनल के साथ। कर्नल ने कहा, हरिसिंह सिंह ने कहा कि राउंड 1 इज गॉन टू इंडिया। क्या वो बौखलाहट है चाइना की, कहीं दूसरी तरफ वो ले जाना चाहता है? इसी पे बात करेंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार से फिर शुरू करेंगे। वहां एलएसी पे मार खाने के बाद चीन ने जासूसी का एक नया हथकंडा अपनाया है। 10,000 लोग जिनका डेटा एनालिसिस या डेटा पर नजर है, चीन की ये खबर आई। इस खबर के बाद आज हमने भैया जी कहीं में बातचीत के सिलसिले को जोड़ा। इसमें तमाम ऐसे पहलू निकले जिन पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आपको राइट है बोलने का, बिल्कुल आप बोलिए विवेक जी, फिर आपकी बात सुनना चाहेंगे। उसके बाद में शहनवाज जी आपके पास आना चाहता हूं। विवेक जी प्लीज, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, सुबह जी आ रहा हूं, विवेक जी को बोलने देते हैं। राइट सर, मेजर जनरल आ रहा हूं जी। मैं सिर्फ ये कह रहा था, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ऑपोजिशन को ये राइट है कि वो देश का स्टेटस सरकार से पूछे। अगर राहुल गांधी सरकार क्वेश्चन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल से तो उसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये सरकार ऑपोजिशन को ब्रीफ नहीं करती, देश पे क्राइसिस आता है, गलवान में प्रॉब्लम होती है, यू डोंट टेक द ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस। ऐसा पुरानी बीजेपी की सरकारों में नहीं था। और आप सारी की सारी ऑपोजिशन को एंटी नेशनल लेबल नहीं कर सकते हैं कि साहब ये तो चाइना के वो हो गए, ये तो चाइना के स्टूज हो गए। देश की पॉलिटिक्स एक तरफ है, देश में खतरा आएगा तो सारा देश इकट्ठे एक साथ है, इस बात को हम सब मानते हैं। दूसरी बात, जहां तक जासूसी की हो गई, एवरी नेशन इन द वर्ल्ड हैज गॉट अ स्पाई ऑर्गेनाइजेशन, एवरी नेशन। और इस वक्त चाइना से जो खतरा है उतना ही बड़ा खतरा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप से है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने गल्फ के अंदर इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, इस्लामिक टेररिज्म को क्रिएट किया, तालिबान को क्रिएट किया। सो हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर सिर्फ नारा लगाने से आत्मनिर्भर आप नहीं होंगे। आपकी मैन्युफैक्चरिंग जीरो, एग्रीकल्चर जीरो, कैसे आप ग्लोबल मार्केट में चाइना से कॉम्पीट करेंगे? हवाई किले से, नारों से, 4 फौजियों को बिठा देने से, इससे आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं बढ़ने वाली है। यू नीड टू पुट योर ग्राउंड वर्क स्ट्रांग। नहीं बढ़ने वाली। आपको आत्मनिर्भर होकर के सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। जो फौजी यहाँ पैनल में बैठे हैं, ये फौजी जो भारत और चाइना दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। भारत और चाइना दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। Vivek, now you please listen. Vivek, now you please listen. Vivek, now you please listen. Now you please listen. 1962 में भी हमें मालूम थी स्थिति क्या थी। हालांकि मेरी पैदाइश से पहले की बात है, लेकिन 1962 की जो बात के जो रेफरेंसेस हैं वो पढ़े तो हमने भी हैं, हमने भी पढ़ा। तो अमेरिका ने क्या किया हमारे साथ, हमको कहां पे आके खड़ी हुई, तो ये तो हमें मालूम है ना। हमें ये कोई फैक्ट हमसे छुप थोड़े ना जाएंगे। इस देश के सामने से फैक्ट्स तो छुप नहीं जाएंगे ना, वो फैक्ट्स तो खड़े हैं ना। हमको अमेरिका ने कहां पे किस जगह पे खड़े होकर हमें मदद करी वो तो हमें मालूम है ना। हम तो किसी नेशन के अपने समृद्ध राष्ट्र, हमारा समृद्ध राष्ट्र जो है हम उस पर खड़े। आज पार्लियामेंट्री
प्रतीक जी, आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि चीन ने सिर्फ चीन ने सीमा की नहीं व्यापार की हदें पार की है। चीन के लिए एंटी डंपिंग लॉ तक खत्म कर दिया ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मोदी सरकार की कह रही है। उसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया ये कह रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन तो ये कम से कम अपोजिशन के साथ साथ खुद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात सुने प्रधानमंत्री जी। हम सब साथ हैं। मैं जवाब देता हूं, दुबे जी सवाल को दुबे जी सवाल को और सीधा कर देते हैं। शाहनवाज जी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था? सवाल तो यह है ना, पता था या नहीं, या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है? यह सवाल था। नाउ यू रिस्पॉन्ड शाहनवाज। देखिए, दो बातें हैं। तो दुबे जी का भी सवाल है। उन्होंने कहा कि ठीक कहा कि चीन बिना युद्ध के जीतना चाहता है, इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी से 2008 में समझौते करता है। 90 लाख रुपए का कांग्रेस को डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को देता है, और उस एग्रीमेंट में ये लिखा है, सुन लीजिए ना दुबे जी, आपको बात की पता है मुझे। उनकी टेरिटरी है। नहीं दुबे जी नहीं बोलते। दुबे जी सुन लीजिए ना, कदम आगे दिखाई दे रहा है दुबे जी। शाहनवाज साहब नहीं बोलते। देखिए, कांग्रेस ने, इसलिए मैंने विरोध किया ताकि उस बात का आवाज हो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था दुबे जी, मैंने नहीं बोला था। आप थोड़ा सुन भी लीजिए। आप विपक्ष में रहकर भी सुनना नहीं चाहते। सुन लीजिए ना थोड़ा। जवाब आप कहते हैं जवाब नहीं दबा रहे हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है। आप ये आज तक जवाब आप नहीं दे पाए कि जब 8 में समझौता जो हुआ उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की उपस्थिति में जो समझौता हुआ था उसमें था क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी विषय पर सूचना आदान प्रदान करेंगे। पार्टी का स्वभाव आपके आप देखिए, आप जान रहे हैं, ठीक है शाहनवाज हाथ रख रहे हैं। ये तो अन्याय है। अब बीजेपी दुबे जी मैंने तो सवाल को डायरेक्ट कर लिया। दुबे की आवाज बड़ी बुलंद है, जरा तो उनको आवाज सुन लीजिए। दुबे जी, मैं ये कह रहा हूँ, इंदौर से आती है ये आवाज, और इंदौर से आती है, बहुत अच्छी आवाज है इनकी, बढ़िया बोलते हैं। हाँ, हम लोग उसी के इलाके के हैं, बिहार के। हमारी भी आवाज को सुन लीजिए ना, बिहार के लोगों की आवाज को मत दबाइए। आपकी भी खूबसूरत आवाज है, जैसे जितने खूबसूरत आप हैं। मैं दुबे जी, आपसे एक बात का सिर्फ एक सवाल है जो मैं कहता हूं कि 2008 में जो समझौता था उसमें था कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए ना, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी विषय पर सूचना आदान प्रदान करेंगे। आप सुन लीजिए ना दुबे जी, सूचना आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर रहे हैं कि नहीं? ये जो सूचना आपने एग्रीमेंट किया कि हम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना आदान प्रदान करेंगे, तो कोई देश की सूचना तो नहीं दे रहे। राफेल पर जिस तरह की लड़ाई आपने लड़ी, उससे जो राफेल के बारे में जानकारी पूरे दुनिया में गई और कम्युनिस्ट पार्टी को भी मिली है। आप एग्रीमेंट का पार्ट तो नहीं था। आप भारत की खरीदना चाहा, आपने उसमें बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, बहुत सीधा सवाल है सर। इंटेलिजेंस सीकिंग की एक्सरसाइज चाइना कर भी रहा था और कर रहा है, और उसका अगर हमको पता भी चल गया होता तो ये अनाउंस तो नहीं किया जाता है देश में, ये बताई नहीं जाती है। कई चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पब्लिक डोमेन में तब लाई जाती है जबकि कि उसकी जरूरत समझी जाती है। हमारे फौज में एक चीज बोलते हैं, नीड टू नो बेसिस। भले ही सरकार को मालूम हो कि कुछ चीन कर रहा है कोई कार्रवाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे ही पता चले उसी समय अखबारों में और प्रतीक को बता दिया जाए कि ऐसा हो रहा है। आया है चाइना को जानकारी ये बात बताई जा रही कि ये चीज इस किस्म की कार्रवाई कर रहा है, इंटेलिजेंस सीकिंग कर रहे हैं।
हजार लोगों के ऊपर में डोसे राइट साहब और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लेते हैं? व्हाई डोंट यू टेक द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड मेजर जनरल जैनी ने एक बात कही, ऑपोजिशन को कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लेते? ऑपोजिशन का राइट है, आपको बताना होगा कि देश की स्थिति क्या है। ठीक है, आरएसएन सिंह साहब नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, आरएसएन सिंह साहब प्लीज रिस्पॉन्ड ना, आरएसएन सिंह साहब नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड कि आप विपक्ष, ठीक है मैं आ रहा हूं, आरएसएन सिंह साहब नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, जहां तक विपक्ष का सवाल है, आई थिंक दे हैव फॉरफिटेड द राइट। वो उसी दिन ये फॉरफिट कर गए थे राइट जब कोई छुपके वन पार्टी गवर्नमेंट। नहीं नहीं, आप अपनी चाटुकारिता अपने पास रखिए। आप बीजेपी के चाटुकार हैं, ये हम सब जानते हैं। आप बीजेपी की बैटिंग करने आते हैं, हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। आप अपने लालच में बीजेपी की चाटुकारिता रोज करते हैं। वी ऑल नो दैट। आर यू सजेस्टिंग अ वेरी वन पार्टी रूल? दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हाउ डेयर यू से दिस इज अ वन पार्टी रूल? तुम अपनी चमचागिरी खुद करो। यू साइन किया, You are a big security risk to the country. आप केवल पॉलिटिक्स में हैं, आप केवल पॉलिटिक्स में हैं। इसका मतलब नहीं कि आप क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है। विवेक मैं आपके साथ हूँ, विवेक मैं आपकी बात कहता हूँ, विवेक अभय मैं आपकी बात कहता हूँ। सवाल पूछने का हक है विवेक, विवेक प्लीज अपोजिशन को सवाल पूछने का हक है, विवेक सवाल पूछने का हक है प्लीज। आरएसएन सिंह साहब, नो वन पार्टी रूल कैसे? हमारे देश की जो हमारा अभी 62 का उदाहरण मेरे से क्यों मांगा था? मुझे बहुत दुख मैं आना चाहता था शाहनवाज साहब। नहीं, सवाल हैं, कुछ सवाल हैं जो बेहद अनत्वरित रह गए और निश्चित तौर से ये जो स्थितियां बनती हैं वो कोई बहुत सुखद या बहुत अच्छी नहीं है जो डिबेट पे बन के खड़ी होती हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।